हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में या प्रत्येक जीव की बॉडी में विभिन्न कार्य करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स के रूप में दे कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स के रूप में दे एक्ट एज मैसेंजर्स। ये मैसेंजर्स का कार्य करते हैं दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, यानी रोज की जो बॉडी की जो क्रियाएं हैं, विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं, उनको नियमित करने का कार्य करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स के रूप में दे मेक असेंशियल सब्सटेंसेज रेडिली अवेलेबल। ये हमारी बॉडी को जो भी असेंशियल, जो भी बहुत ज़रूरी जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको रेडिली अवेलेबल करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के रूप में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दे कैरी सब्सटेंसेज थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ये जो सब्सटेंसेज हैं, पदार्थ हैं, उनको बॉडी फ्लूइड के थ्रू कैरी करते हैं। कैरी करके एक जगह से, एक अंग से दूसरे अंग में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोवाइड करवाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के रूप में दे सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल की शेप को सपोर्ट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स के रूप में ये हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रदान करते हैं फॉरेन बॉडी के और फॉरेन मैटर के लिए, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के रूप में ये हमारी बॉडी को मैकेनिकल वर्क अर्थात यांत्रिक कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं, दीज ऑल्सो परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन फूड यानी हम जो भोजन खाते हैं डेली में, उस फूड का भी कई इम्पॉर्टेंट फंक्शन, कई महत्वपूर्ण कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे दे प्रोवाइड अमीनो एसिड, ये हमें अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं सो वी कैन बिल्ड द प्रोटीन आवर बॉडीज नीड। हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन की ज़रूरत है उस प्रोटीन को हम बना सकते हैं। किससे? अमीनो एसिड के थ्रू। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर टू फूड्स। ये फूड को स्ट्रक्चर और टेक्सचर यानी संरचना और टेक्सचर देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। दे अलाउ रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एयर। ये हमारे फूड में रिटेंशन, वाटर और एयर के रिटेंशन यानी उसको समाहित करने को भी अलाउ करते हैं। और दे कोएगुलेट टू थिकन द फूड्स को थिक बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए ये स्कंदन का कार्य भी करते हैं। दे हेल्प फूड को ब्राउन होने में भी मदद करते हैं। एंड दे बाइंड होल्ड इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। और ये हमारे जो फूड में डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बाइंड करने में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी प्रथम जो संरचनात्मक इकाई होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है, वो होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ये अमीनो एसिड्स के बाइंड होने से बनती हैं। तो अमीनो एसिड्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बाइंड होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये जो सिंपल जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स में चेंज हो जाती है। और फिर प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के द्वारा, स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर बॉन्ड्स और सॉल्ट ब्रिज बॉन्ड्स के द्वारा ये जो प्लीटेड शीट और अल्फा हेलिक्स हैं, ये फिर से इस जो स्ट्रक्चर है इसको बॉन्डिंग प्रदान करती है, अर्थात इसको बाइंड करके फोल्ड कर देती है। और फिर लास्टली हमारी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बनती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन जो है वो सिंपलर प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शरी और टर्शरी से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ईच प्रोटीन हैज़ इट्स ओन यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। हर प्रोटीन में अपनी एक अलग स्पेसिफिक विशिष्ट एमिनो एसिड सीक्वेंस होती है, एमिनो एसिड का क्रम होता है, जिसके कारण ये अट्रैक्शंस अर्थात डिफरेंट
बॉन्ड्स बॉन्डिंग एट्रैक्शंस के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं और एक अपनी प्रोटीन को एक विशिष्ट शेप, विशिष्ट आकार देते हैं। दिस शेप डिटरमिन्स द प्रोटीन्स फंक्शन, और ये शेप जो होती है ये प्रोटीन के फंक्शन को निर्धारित करती है। और फ्रॉम द डाइजेस्टिंग प्रोटीन, और कैसे, किस प्रकार से, एक डाइजेस्टिव प्रोटीन के रूप में, और एक दूसरा प्रोटीन होता है स्टमक टू कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, और ऑक्सीजन को कैरी करने वाले प्रोटीन के रूप में एक डाइजेस्टिव प्रोटीन से लेकर ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने वाले ब्लड के प्रोटीन के रूप में ये विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। किस प्रकार से, इनकी जो विभिन्न एमिनो एसिड सीक्वेंस होती है वो इनको एक शेप प्रदान करती है और शेप के आधार पर इनके विभिन्न कार्य होते हैं। If the protein is subjected to changes in the temperature, अब यदि प्रोटीन को हम डिफरेंट टेम्परेचर चेंजेस दें, यानी प्रोटीन को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहां टेम्परेचर चेंज हो, अर्थात या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, अथवा पीएच में चेंज आ जाए, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाए, अथवा एक्सपोजर टू केमिकल्स, अथवा किन्हीं केमिकल्स के कॉन्टैक्ट्स में इसको रख दिया जाए, अथवा द वीक एट्रैक्शंस, अथवा किसी और दूसरे तरह के एनवायरनमेंट में अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है, इनके जो वीक एट्रैक्शंस हैं बिटवीन द एमिनो एसिड के मध्य जो वीक एट्रैक्शंस हैं, अर्थात जो दुर्बल आकर्षण बल हैं, वो हमारे प्रोटीन की शेप को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। Although the primary structural sequence does not change, हालांकि जो फर्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसकी सीक्वेंस है, यानी एमिनो एसिड के जो जुड़ने का क्रम है वो चेंज नहीं होता है, परंतु द प्रोटीन्स शेप में चेंज, प्रोटीन की शेप चेंज हो सकती है। सो मच, इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है कि दैट इट बिकम्स डिसफंक्शनल, कि ये अनरिएक्टिव यानी डिसफंक्शनल हो जाते हैं, एंड द प्रोटीन इज कंसिडर्ड डीनेचर्ड, और प्रोटीन को डीनेचर मान सकते हैं, डीनेचर्ड यानी विकृतीकृत मान सकते हैं। अब डीनेचर का क्या मीनिंग है? डी का मीनिंग है रिमूव अथवा अपोजिट, उल्टा। तो डी का मतलब हो गया रिमूव, और नेचर का मतलब अपनी जो प्रकृति है उससे अलग होना, अर्थात उससे एकदम उल्टा हो जाना। तो टू डी नेचर यानी एक प्रोटीन को डीनेचर करने का मतलब है टू रिमूव इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो प्राकृतिक गुण हैं, नेचुरल कैरेक्टर हैं, उनको हटा देना, उनको रिमूव कर देना डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन का क्या मीनिंग है, प्रोटीन से रिलेटेड क्या डीनेचुरेशन मीनिंग है, हम ये देखेंगे कि यहाँ देखते हैं कि जो प्रोटीन है उसकी ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, अर्थात प्रोटीन में यहाँ फोल्डिंग्स हैं, और ये फोल्डिंग्स जो होती हैं डीनेचुरेशन के कारण फोल्डिंग्स वीकन हो जाती हैं। फोल्डिंग्स वीकन क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये इनमें जो वीक बॉन्ड्स हैं वो वीक हो जाते हैं और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। वीक होने के कारण, बॉन्डिंग्स वीक होने के कारण ये इसकी जो फोल्ड्स हैं वो अनफोल्ड हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और खुलकर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट अथवा अल्फा हेलिक्स के रूप में खुल जाती हैं। और अल्फा हेलिक्स की भी जो बॉन्ड्स हैं वो और भी वीक हो जाते हैं, इनके भी बॉन्ड्स वीक होकर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बॉन्ड वीक होकर ये लास्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें केवल एमिनो एसिड की सीक्वेंस ही होती है, तो लास्टली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट वीक बॉन्ड्स हैं, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी ये चेंज हो गई और ये टूट कर ये इस तरह से डीनेचर्ड हो जाते हैं, सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो ये अनफोल्डेड स्टेट में क्या होता है, इसकी जो ओरिजिनल नेचर है और कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटीन की वो चेंज नहीं होती है। ओरिजिनल नेचर और कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग यही हुआ कि अल्फा एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में इससे जुड़े हुए हैं वो सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होती है। केवल जो हाइड्रोजन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं।
बिकॉज ऑफ मैनी प्रोटीन्स ओरिजिनल बॉन्ड्स हैव बीन ब्रोकन, ओरिजिनल बॉन्ड टूट जाते हैं. दोज पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नाउ अवेलेबल टू मेक न्यू बॉन्ड्स. और जहाँ ओरिजिनल बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो यह जो पार्ट हो गए प्रोटीन के, ये हमें अवेलेबल हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें प्राप्त हो जाते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस से ये नए बॉन्ड्स बना लेते हैं. और इस प्रकार से दिस चेंजेस द वे ऑफ द मॉलिक्यूल रिएक्ट्स. और इस प्रकार से प्रोटीन मॉलिक्यूल के रिएक्शन का तरीका बदल जाता है. क्यों? क्योंकि जो वीकर बॉन्ड्स हैं वो टूट गए. वीकर बॉन्ड्स टूटने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जो हमें मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स दूसरे अदर सब्सटेंसेस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हमें अवेलेबल हो जाते हैं और उनके साथ वो बॉन्ड बनाकर एक नई स्ट्रक्चर या नया मॉलिक्यूल बना देते हैं और नया इनका जो रिएक्ट करने का तरीका है वो सब कुछ नया हो जाता है. Since a protein's function is dependent on its shape, और चूँकि हमारे प्रोटीन का जो फंक्शन है, कार्य है, वो इसकी शेप अर्थात संरचना पर निर्भर करता है, इसलिए ए डीनेचर्ड प्रोटीन इज नो लॉन्गर फंक्शनल. इसीलिए डीनेचर्ड प्रोटीन जो होता है वो फंक्शनल नहीं रहता है, अर्थात बायोलॉजिकली यह कोई कार्य करने लायक नहीं रहता है. जो इसकी नेचुरल जो कार्य था वो कार्य यह नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी शेप चेंज हो जाती है. और किसी भी प्रोटीन का जो कार्य है वो इसकी शेप के कारण ही मेन कार्य, स्पेसिफिक कार्य, कोई भी प्रोटीन अपना विशिष्ट कार्य अपनी शेप के कारण करता है और शेप नहीं रहने के कारण यह भी बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं रहता है एंड कैन नॉट परफॉर्म इट्स नेचुरल फंक्शन. यह अपना मूल कार्य या मूल प्राकृतिक कार्य नहीं कर पाता है. अब परंतु चूँकि इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन रहती है, इसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रारंभिक संरचना रिटेन रहती है और प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल एमिनो एसिड के जुड़ने की सीक्वेंस होती है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग्स होती हैं, तो यह रिटेन होती है. इसलिए डीनेचुरेशन रिवर्स भी हो सकता है, अर्थात जो हम इसमें की संरचना में जो विकृतीकरण आया था वो उल्टा भी हो सकता है, अर्थात विकृतीकरण जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी संपन्न हो सकता है. परंतु ये तभी पॉसिबल है व्हेन इफ इट हैज़ बीन जेंटल, जबकि डीनेचुरेशन बहुत जेंटली किया गया हो, बहुत माइल्ड रूप में, माइल्ड तरीके से किया गया हो, बहुत हार्श वे में नहीं किया गया हो. जैसे ये एक नॉर्मल प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन का हमने डीनेचुरेशन किया. किन किन कंडीशंस में? डीनेचुरिंग एजेंट्स यानी विकृति कारक जो एजेंट्स हैं वो हैं पीएच अर्थात एच आयन कंसंट्रेशन में चेंज होना, टेम्परेचर चेंजेस होना, आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज होना अथवा सॉल्युबिलिटी में चेंजेस होना. ये डीनेचुरेशन के फैक्टर्स हैं, एजेंट्स हैं. तो डीनेचुरेशन इस सिंपल नॉर्मल प्रोटीन पे हमने किया तो इससे इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज हो गई अर्थात खत्म हो गई और यह इसकी अनफोल्डिंग हो गई और इसके जितने भी वीक बॉन्ड्स थे वो टूट गए, ब्रोकन हो गए और ये एक डीनेचर्ड प्रोटीन में चेंज हो गया. अब ये अपना जो मूल स्पेसिफिक कार्य है, फंक्शन है, वो नहीं कर पाएगा. परंतु अब यदि रिएजेंट्स हमने जो एजेंट्स थे, डीनेचरिंग एजेंट्स थे, वो यदि हमने माइल्ड लिए यानी हार्श कंडीशन में नहीं लिए, बहुत माइल्ड कंडीशन में लिए, तो ये अपनी वापस एक्टिविटी को रीगेन कर लेते हैं, वापस प्राप्त कर लेते हैं और इनमें फिर से रीनेचुरेशन का मतलब यही है, वो जो वीक जो बॉन्ड्स जो खत्म हुए थे वो वीक बॉन्ड्स फिर से इनमें बन जाते हैं. वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक डाइसल्फाइड लिंकेज, वीक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स एटसेट्रा, ये फिर से बनकर फिर से डीनेचर्ड प्रोटीन जो है वो नॉर्मल प्रोटीन में चेंज हो जाता है. तो हम ये पढ़ते हैं कि इफ़ द डीनेचरिंग वॉज वेरी जेंटल होता है, हार्श नहीं होता है. व्हेन द डीनेचरिंग एजेंट इज रिमूव्ड, जैसे ही डीनेचरिंग एजेंट को हम हटाते हैं, द ओरिजिनल अट्रैक्शंस बिटवीन द अमीनो एसिड रीशेप, जो अमीनो एसिड में जो ओरिजिनल अट्रैक्शंस थे, ओरिजिनल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, वो वापस इसको रीशेप कर देते हैं प्रोटीन को एंड इट कैन रिज्यूम इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन वापस से पहले जैसे होने लग जाता है, पहले की भांति कार्य करने लग जाता है.
More often, generally, denaturation is so extreme. Generally, denaturation इतना ज़्यादा होता है, इतना हार्श होता है that it cannot be reversed. इसको हम उल्टा नहीं कर पाते हैं. Proteins that have coagulated, जो प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं वो रीनेचुरेट नहीं हो सकते, उनको रीनेचर नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कुकड एग को वापस नेचुरल एग में परिवर्तित चेंज नहीं कर सकते हैं, परंतु हम बीटन एग को, जिस एग को हमने थोड़ा सा मतलब अच्छे से हिलाया हुआ था, शेक किया हुआ था, उसको हम फिर से जो नेचुरल एग के जो फोल्डिंग्स हैं उसमें हम रीफोल्ड हम इसको कर सकते हैं. जैसे और सभी जो प्रोटीन्स हैं वो एक तरह से कार्य नहीं करते हैं, डजंट रिएक्ट ए लाइक, हमेशा एक समान कार्य नहीं करते हैं और एक समान. फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक्टिव प्रोटीन है, ये डीनेचुरेशन के कारण इनएक्टिव हो गया और फिर से ये परमानेंटली डीनेचर्ड हो गया. अब ये वापस से अपनी रीनेचुरेशन नहीं होगी फ्राइड एग की तरह. और फॉर एग्जांपल, ये एक्टिव प्रोटीन है और ये इनएक्टिव डीनेचुरेशन के कारण इनएक्टिव प्रोटीन में चेंज हो गया और फिर से इनमें वापस वीक हाइड्रोजन इंटरेक्शन और डिफरेंट इंटरेक्शंस जो अट्रैक्शंस हैं वो वापस से बन गए हैं और वापस से बनने के कारण ये फिर से हम काम में वापस से अपना मूल कार्य करने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल, वार्म्ड मिल्क, गर्म मिल्क होता है, इसका एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ठंडे मिल्क की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अर्थात ये फिर से रीनेचुरेट हो जाता है, रीनेचर हो जाता है. ऑल्दो ए डीनेचर्ड प्रोटीन कैन नॉट फंक्शन बायोलॉजिकली, और डीनेचर्ड प्रोटीन जो होता है वो बायोलॉजिकली फंक्शन नहीं कर सकता है, परंतु इनके फूड, हम जो खाना खाते हैं उन खाने में इनका महत्वपूर्ण कार्य होते हैं. इनके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं ये हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ डीनेचुरेशन में. डीनेचुरेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसका पहला प्रभाव तो यही हो गया, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें वो खत्म हो जाती हैं. ग्रेटर डाइजेस्टिबिलिटी, परंतु जो खाना हम खाते हैं वो इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है, आसानी से पचने योग्य हो जाता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का विनाश हो जाता है, टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं, उनका डीस्ट्रक्चर हो जाते हैं वो. इंक्रीज्ड विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ये विस्कस हो जाते हैं, ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं. डिक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी, इनकी जो विलेयता है वो घट जाती है, अर्थात ये स्कंदित हो जाते हैं. चेंजेस इन एबिलिटी टू बाइंड वाटर, वाटर के साथ बाइंड करने की जो इनकी कैपेसिटी है उसमें चेंज हो जाता है, अर्थात बढ़ जाती है. इनएबिलिटी टू क्रिस्टलाइज, और क्रिस्टलाइज होने की जो इनएबिलिटी है वो बढ़ जाती है. जैसे कुकिंग में डीनेचर्ड प्रोटीन का बहुत यूज़ है एज ए बाइंडिंग फैक्टर के रूप में. और बाइंडिंग फैक्टर में जैसे एयर और जो वाटर है उसको ये बाइंड करने का ज़्यादा बाइंड करते हैं. और ब्राउनिंग एंड अदर कलर चेंज भी फूड को ब्राउन होने में ये हेल्प करते हैं. सेटिंग एंड जेल होने में और सेट होने में भी, जैसे ब्रेड है और डिफरेंट केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, उनके सेट होने में और उनके जेल होने में ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट फैक्टर्स विच फेवर डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन को फेवर करने वाले यानी इसको बढ़ाने वाले विभिन्न कारक. सबसे पहला तो कारक है अर्थात एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन, यानी डीनेचुरेशन को प्रभावी करने वाले कारक. सबसे पहला कारक है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत अधिक टेम्परेचर का एक्सट्रीम, अर्थात बहुत उच्च ताप अथवा बहुत निम्न ताप. बहुत उच्च ताप जो है उससे हमारा जो फूड है वो भी खाने लायक सेफ़ हो जाता है, खाने के लिए सेफ़ हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया के प्रोटीन हैं वो भी डीनेचर हो जाते हैं. और बैक्टीरिया के प्रोटीन डीनेचर होने के कारण अब ये बैक्टीरिया जो हैं ये अपनी हार्मफुल एक्टिविटी हमारी बॉडी में नहीं कर सकते हैं, नहीं संपन्न कर सकते हैं, जिससे हमारा फूड सेफ़ हो जाता है. तो हाई टेम्परेचर एक अच्छा डीनेचरिंग एजेंट है. इसी तरह से मैकेनिकल एजिटेशन, अर्थात यांत्रिक तरीके से किसी भी चीज़ को मिक्स करना, किसी भी फूड को मिक्सिंग करने का जो कार्य है, हिलाने का कार्य है, वो भी एक अच्छा डीनेचुरेशन का एजेंट होता है, अर्थात प्रोटीन को डीनेचर करने का कार्य करता है. फिर
चेंजेस इन पीएच, पीएच में भी जो एच आयन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, उसमें भी अगर चेंजेस होते हैं तो वो भी एक प्रोटीन को डीनेचर करने का कार्य करते हैं। और लास्टली जो अल्कोहल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो भी हमारे डीनेचुरेशन के अच्छे एजेंट्स होते हैं। जैसे हैंड सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र का हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे जितने भी जर्म्स होते हैं हमारे हाथ पे या डिफरेंट जो जहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट जर्म्स को किस तरह से किल करता है, ये उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट जर्म्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को डीनेचर करके उनको ख़त्म करने का, उनको समाप्त करने का, किल करने का कार्य करते हैं। इस तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।